तो दोस्तों वेलकम है आप लोगों का गेन ऑफ द गोड की बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर ना हम लोगों को ना बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि नॉवल के अंदर ना हमें बहुत ही ज़्यादा आगे जाके पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है और जो मांगा अभी तक वो वहाँ पर नहीं पहुंचा। मगर दोस्तों ये जो मांगा के जो चैप्टर आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि इनके बारे में ना हम लोग को नॉवल में ही बताया गया है। इस तरह से ना आज की जो वीडियो इसको ना आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम लोगों को ना बहुत सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पता लगेगा और जो हीरोटिक गॉड है उसके बारे में ही पता चलेगा। यहाँ तक कि जो एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड है उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता चलेगा। और आज की वीडियो के अंदर आप लोग को यह भी पता चलेगा जो क्रिएशन पावर है वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्योंकि जब भी मैं क्रिएशन पावर के बारे में बात करता हूँ ना और कहता हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग है, बहुत से लोग ऐसे ही मजाक उड़ाने लग जाते हैं और वो कहते हैं कि तुझे कुछ पता भी है, तूने कभी नॉवल भी पढ़े हैं। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों को पता चल ही जाएगा क्रिएशन पावर क्या क्या कर सकती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देख लिया था, जो युनची होता है वो ना फिर ना जो लिटिल डीम एम्प्रेस होती है उसके पास आ जाता है और जो लिटिल डीम एम्प्रेस होती है वो ना बहुत सारे ना जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको फाइंड कर रही होती है। और इस टाइम ना उसका जो दिमाग होता है वो भी बहुत ही ज्यादा गर्म हुआ खड़ा होता है और फिर जो युनची होता है वो ना उसके कंधे दबाने लग जाता है। और फिर जो लिटिल डीम एम्प्रेस होते हैं वो युनची को कहते हैं कि शायद जो गोल्डन क्रो गॉड है वो ना तुम्हें ढूंढ रही है। और ये सुनने के बाद ना जो युनची होता है वो ना वहाँ पे चला जाता है। तो दोस्तों अब यही से हमारे पार्ट की शुरुआत होती है और हम लोग ना युनची और ना गोल्डन क्रो गॉड को देखते हैं। और फिर ना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो ना युनची कहती है जो नॉर्थ रीजन से जो डेवल और आ रहा था वो एकदम पूरे तरीके से खत्म कैसे हो गया है। तो दोस्तों अगर आप लोग को पता हो ना, जो जितना भी इस दुनिया में जिस को भी डेवल हो रहा फील हो रहा है ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदे हैं और उन सब में से जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदी है वो ना गोल्डन क्रो गॉड ही है। यानी जो ना गॉड्स रह चुके हैं ना और वो मर चुके हैं, उनकी जो स्पिरिट्स है उनको पता चलता है कि नॉर्थ रीजन में ना बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग डेवल हो रहा है। इस तरफ ना जो गोल्डन क्रो गॉड है वो ना युनची कह रही है और फिर गोल्डन क्रो गॉड युनची कहते जो नॉर्थ रीजन से जो डेवल और आ रहा था वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। कहते हैं कि तुम बिल्कुल सही सलामत यहाँ पे वापस आ गए हो। और उसे एक ना गोल्डन क्रो गॉड युनची कहते हैं कि मुझे ये बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो। और फिर जो गोल्डन क्रो गॉड के पास जो युनची खड़ा होता है वो कहता है कि यहाँ पे ना मुझे आपसे एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कहते हैं वैसे तो मैंने कभी ने वूतियान को मार दिया है, कहते हैं कि मगर इसके अलावा ना मुझे ना एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज भी मिली है जिसका ना मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और उसे एक ना जो युनची होता है वो ना अपने पास में जो हीरोटिक गॉड का जो डेवल फीड होता है उसको बाहर निकाल लेता है। अब ये देख के ना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और फिर वो कहती है ये तो डेवल फीड है। और फिर उस ना जो युनची होता है वो कहता है आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये हीरोटिक गॉड का डेवल फीड है। और फिर उस ना जो युनची होता है वो कहता है जैसे ये वाला डेवल फीड मेरे पास है ना वूतियान की जितनी भी जो पावर थी और जितनी भी जो डेवल एनर्जी थी वो मेरे पे कोई भी काम नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि उसकी डेवल एनर्जी मुझे ऐसे लग रही थी जैसे ना मुझे ना बिल्कुल एक उंगली की तरह टच किया जा रहा है। कहता है वो ये सब पूरी ना इसी डेवल फीड की वजह से हो रहा था। तो कहता है कि मैं इस बात फिफ्थ चीफ का तो अंदाजा लगा ही सकता हूँ, इसके अंदर जो डेवल एनर्जी है वो कितनी ज्यादा खतरनाक है। और फिर जो युनची होता है वो कहता है यहाँ तक कि फिर जो मेरी फ्लेम और जो आइफ की पावर है मैंने उनको आपस में मर्ज करने के बाद इसने इसको बहुत ही ज्यादा आसानी से संभाल लिया था। और फिर उसे युनची कहता है कि मैंने डार्कनेस पावर और फ्लेम पावर और आइफ पावर को तीनों को ना आपस में मर्ज कर दिया पकड़ के, और उसके साथ ना मैंने वूतियान को सिर्फ एक ही अटैक के अंदर ही मार दिया पकड़ के। अगर आप लोग को पता हो तो जो डार्क पावर है, आइफ पावर है और ना जो फ्लेम पावर है ना, ये तीनों कभी भी आपस में मर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि जो आइफ और फ्लेम है ना वो तो एक दूसरे की सबसे ज्यादा बड़ी दुश्मन है। और जो डार्क पावर है वो सारी जितनी भी जो एनर्जी होती है उन सब की दुश्मन होती है, वो किसी के साथ भी मर्ज नहीं होती। इस तरफ ना ये जो तीनों पावर है इनको मर्ज करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कभी भी आपस में मर्ज नहीं हो सकती। लेकिन जो युनची होता है वो ना इनको कर देता है मर्ज। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि यहाँ तक कि वो अटैक इतना पावरफुल था जो वूतियान है वो एक ही मिनट में ही वैनिश हो गया पूरा का पूरा। यहाँ तक कि उसकी बॉडी तो छोड़ दो, उसकी स्पिरिट तक नहीं बच पाई। और फिर जो युनची होता है वो कहता है कि आप मुझे ये बात बताओ कि हीरोटिक गॉड के पास डार्क एनर्जी आई कैसे। कहती है क्योंकि जो डार्क एनर्जी है उसको फिर वही कंट्रोल कर सकता है जो डेवल हो। और कहता है कि हम सबको पता है जो हीरोटिक गॉड है वो असल में एक डेवल नहीं था। और फिर उसे अगला जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है कि इस बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। कहते मुझे तो छोड़ दो, मुझे लगता है कि यहाँ तक कि फोनिफ गॉड और ड्रैगन गॉड को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। और फिर उससे जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है मगर मैं थोड़ा बहुत ना तुम्हें ना हीरोटिक गॉड के बारे में बता सकती हूँ। कहते और इस बात से ना तुम्हें ना उसकी रियल पावर का अंदाजा पता लग जाएगा कि कितनी ज्यादा है, और तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि वो हमसे लाख गुना ज्यादा पावरफुल था अपनी फुल फॉर्म में, और यहाँ तक कि हम अपनी फुल फॉर्म में ना उसकी एक उंगली से भी नहीं लड़ सकते। और फिर उसे एक ना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो ना हम लोगों को स्टोरी फराने लग जाती है। तो दोस्तों अब ये जो स्टोरी है ना इसको ना आप लोगों ने ना बिल्कुल गौर से सुनना है, क्योंकि इसमें ना बहुत से ना हमें आंसर मिल जाएंगे। वैसे तो ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये ना पूरी स्टोरी नहीं है, आगे जाके हमें कंप्लीट स्टोरी पता चलेगी, मगर फिर भी ना ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी है।
और फिर जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो ना स्टोरी सुनाने लग जाती है। कहती है आज से ना कई बिलियन ईयर पहले ना प्राइमर क्यों एग्जिस्ट भी नहीं करता था और कोई भी यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ तक कि कोई भी डिमेंशन नहीं था। कहते जो था सिर्फ पीच ब्लैक अंधेरा था और उसके अलावा कुछ भी वहाँ पे नहीं था। और फिर गोल्डन क्रो गॉड कहती है, कहते उसके बाद ना एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की पैदा हो जाती है। कहते जिसको ना हम लोग ना पहला इनफिफ्टर क्रिएशन गॉड भी कहते हैं। और फिर गोल्डन क्रो गॉड कहती है, कहते किसी को भी नहीं पता वो कहाँ से आई है, कितनी ज्यादा पावरफुल है और वो पैदा कैसे हुई है। कहते कि बस सबको ये पता है कि वो ना फर्स्ट क्रिएशन गॉड थी। और फिर गोल्डन क्रो गॉड कहती है, कहते क्योंकि वो ना बिल्कुल अकेली थी और उसको ना अकेलापन भी महसूस हो रहा था। कहते और वो कई बिलियन ईयर्स तक अकेली ही रह गई है। कहते लेकिन हल्का करके ना उसकी जो कॉन्शियसनेस थी वो ना हल्का करके मिच्योर होने लग गई थी। और फिर गोल्डन क्रो गॉड कहती है, कहती और एक दिन ना वो एक फैसला ले लेती है कि वो ना लाइफ क्रिएट करेगी। और फिर गोल्डन क्रो गॉड कहती है, कहते और इन सब के लिए ना वो ना बिल्कुल एक कई सारे प्लैनेट बनाती है, कई सारे यूनिवर्सिटी और कई सारे स्टार्स को बनाती है और कहते कई सारे अलग अलग डिमेंशंस बना देती है पकड़ के। और फिर वो जैसे इन सब को बना लेती ना तब इनका नाम ना प्राइमर क्योफ पड़ जाता है, यानी उनके बाद से ना इन सब को ना प्राइमर क्योफ कहने लग जाते हैं। अब इतने सारे नाम इकट्ठे तो नहीं ले सकते। कहते हैं कि और फिर जो क्रिएशन गॉड होती है वो ना कई सारी लाइफ को क्रिएट करती है, कई मिलियंस लाइफ को क्रिएट करती है। कहते हैं कि लेकिन उसके बाद ना उसका कुछ भी नहीं पता चलता। बहुत से लोगों को लगता है कि वो मर चुकी है और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो ना इस सारे प्राइमर क्योफ के अंदर मर्ज हो चुकी है और वो इस टाइम हर जगह है। और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो अब भी जिंदा है, मगर उसके बारे में किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार वो है कहाँ। तो दोस्तों अभी तो मैं इस बारे में आप लोग को कुछ भी नहीं बताऊंगा वरना आप लोग का सस्पेंस खराब हो जाएगा, मगर आगे जाके ना आप लोग को एक बहुत ही ज्यादा शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी और यहाँ तक कि आप लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाओगे। और इस सब में भी यूंची कमीने का हाथ होगा बीच में। और फिर उसे अपना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो हमें फिर ना स्टोरी सुनाने लग जाती है। कहते हैं कि जैसे उसने इतनी सारी लाइफ को क्रिएट कर दी ना उसके बाद कुछ भी नहीं पता चला। ये सुन के जो यूंची होता है वो कहता है कि फिर क्या ये क्या चीज हुई। और उसी एक ना फिर जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है, कहते हैं कि फिर यहीं से ना गॉड आर्क की शुरुआत हो गई। इसके बाद ना कई सारे और गॉड्स भी आए जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, मगर ये सब ना सारे के सारे ना जो ना क्रिएशन गॉड है उनकी पावर से ही बने हुए थे। इसका नाम ना इनफिफ्टर क्रिएशन गॉड है। और फिर उसी अपना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो ना स्टोरी सुनाने लग जाती है। और फिर ना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है, कहते हैं कि इनफिफ्टर क्रिएशन गॉड ने ना अपने जाने से पहले ना 8 इंसान और भी बनाए थे और अपनी मेमोरी और अपनी पावर का ना बिल्कुल थोड़ा पार्ट ना उन 8 इंसानों के अंदर भी डाला था। उनमें से जो 4 थे ना उनके पास ना डेवल गॉड्स की पावर हुआ करती थी और उनमें से जो बाकी के 4 थे उनके पास ना ह्यूमन गॉड्स की पावर हुआ करती थी। यानी वो जो पहले 4 थे वो ना डेवल्स हुआ करते थे, यानी जो डेवल थे ना उनके ना फर्स्ट गॉड हुआ करते थे और बाकी के जो 4 थे वो ना ह्यूमन गॉड्स थे। और फिर ना जो ना गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है, कहते हैं कि इसके अलावा ना उसने ना जो क्रिएशन गॉड है उसको भी खुद ही क्रिएट किया था। और इस टाइम ना यहाँ पे ना हीरोटिक गॉड की बात हो रही है। कहते कि लेकिन ना जो हीरोटिक गॉड है उसके अलावा 2 और क्रिएशन गॉड्स को भी क्रिएट किया था। कहते कि मगर वो थे ना वो ना हीरोटिक गॉड के बराबर के पावरफुल नहीं थे। जैसे कि ना उनमें फिर जो लीफ होती वो ना फिर लाइफ को क्रिएट कर सकती थी, यानी जो लाइफ है ना जो जिंदगी है उसको ही क्रिएट कर सकती थी। और जो दूसरा क्रिएशन गॉड था वो ना ऑर्डर रूल और लॉ को कंट्रोल कर सकता था। कहते कि मगर जो हीरोटिक गॉड था जो इस टाइम ना जिस क्रिएशन गॉड को हम जानते हैं कहते वो इन सब में से ज़्यादा पावरफुल था। वो ऑर्डर लॉ और रूल और इसके अलावा जितनी जो लाइफ है ना इन सब को क्रिएट कर सकता था। कहते कि मगर इसके अलावा ना वो ना प्लेनेट और यूनिवर्सिटीज को भी क्रिएट कर सकता था। इस तरह से ना वो ना इन सब में से ज़्यादा पावरफुल था। ये सुन के ना जो युनची होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। और फिर युनची कहता है मुझे पता ही था कि जो हीरोटिक गॉड है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था और उसके पास क्रिएशन की पावर भी हुआ करती थी। कहता है कि उसकी जो पर्सनैलिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास है। और फिर उसे अपना जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है, कहते तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर उसे अपना गोल्डन क्रो गॉड कहती है, कहते कि मगर एक दिन ना जो गॉड रेफ होती है उससे ना एक क्रिएशन गॉड कम हो जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि खुद हीरोटिक गॉड होता है। कहते इसके अलावा ना जो डेवल रेफ होती है उससे भी एक डेवल एम्पर गॉड कम हो जाता है। कहते कि लेकिन ये सब कुछ ना एक ना इंसिडेंट की वजह से होता है, यानी एक हादसे की वजह से होता है। अब ये सुन के ना जो युनची होता है वो कहता है वो हादसा कौन सा था। और फिर जो गोल्डन क्रो गॉड होती है वो कहती है कि 8 सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉड को क्रिएट करने के बाद ना जो इनफिफ्टर क्रिएशन गॉड होती है वो ना जाने से पहले ना एक ना मैनुअल को भी क्रिएट करती है जिसको ना हम लोग ना वर्ल्ड बुक के नाम से भी जानते हैं। कहते जिसको ना हम लोग ना रूल ऑफ ऑल थिंग्स बोलते हैं। कहते कि मगर वो जो किताब है उसको ना कोई भी नहीं पढ़ सकता ना ही कोई देख सकता है। कहते क्योंकि इनफिफ्टर क्रिएशन गॉड के जाने के बाद ना इनफिफ्टर क्रिएशन गॉड ने ना उसके ना 3 पार्ट कर दिए थे। और फिर वो कहती वैसे भी वो जो मैनुअल है उसको कोई भी नहीं समझ सकता। कहते क्योंकि उसकी जो लैंग्वेज है वो किसी को समझ ही नहीं आ रही, यानी अब तक जितने भी जो गॉड्स है ना वो भी नहीं समझ पाए थे। यहाँ तक कि जो ना खुद हीरोटिक गॉड यानी एक क्रिएशन गॉड है वो भी उसको नहीं समझ पाया था। कहते कि और वो जो तीनों पार्ट थे उनको ना अलग अलग जगह पर डिवाइड कर दिया गया था। एक जो पार्ट था वो ना डेवल एम्पर के पास चला गया था, यानी जो डेवल रेफ है उसके पास। और इसका जो दूसरा पार्ट है वो ना हेवन प्रिंस में डिवाइन एम्पर के पास चला गया था। अगर आप लोगों को नहीं पता ना तो ये ना गॉड रेफ का ना एम्पर हुआ करता था बहुत
ज़्यादा बड़े वाला। यानी सारी जो गॉड रेफ है वो इसका कहना मानती थी सिवाय हीरोटिक गॉड के, क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनता था उस वक्त भी। कहते कि और वो जो पार्ट है वो ना उसके पास था। कहते कि इसके अलावा रह गया इसका तीसरा पार्ट। कहते कि वो नहीं पता वो किसके पास गया है, वो अब तक ना अननोन है, किसी को भी नहीं पता कि वो पार्ट है कहाँ आखिरकार। और फिर वो कहते हैं कि सबको पता है कि ये जो बुक है ना, यानी एक तरीके का जो मैनुअल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसको ना एनफिफ्टर क्रिएशन कोड ने खुद क्रिएट किया है और इसके अंदर ना जरूर कोई इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होगी। यानी जितनी भी जो पावर है, जितनी भी जो एनफिफ्टर क्रिएशन कोड की पावर, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस तरह ना सब लोग ना उसको बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखते थे। कहते क्योंकि उसके अंदर ना हमें ना एनफिफ्टर क्रिएशन कोड तक की भी शायद पावर के बारे में पता चल सके। कहते कि मगर फिर भी ना उसको कोई भी रीड नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि खुद क्रिएशन कोड भी नहीं कर पा रहे थे। कहते इसके अलावा ना जो हेवन पनिशमेंट एम्परर है ना, वो भी गॉड रेफ के ना जो 4 पावरफुल गॉड्स है उनमें से एक ही है, जिनको एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड ने खुद ही क्रिएट किया है। कहते इस तरह को हमेशा फिक्र रहती थी कि वो जो मैनुअल है ना, वो ना डेवल एम्प्रेस के हाथ में ना लग जाए, क्योंकि जो डेवल रेफ है ना उसके पास आगे से भी वो जो मैनुअल है ना उसका एक पार्ट है, और उसको हमेशा इसी बात का ही डर लगा रहता था कहीं जो गॉड रेफ का जो पार्ट है वो भी उसके हाथ में ना चला जाए। इसके अलावा अगर उन लोगों ने ना उसका जो तीसरा पार्ट है उसको भी ढूंढ लिया, तब वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि अगर कभी ना कभी उन लोगों ने किसी तरीके से इसको समझ लिया तो वो ना पूरे के पूरे प्राइमर के में सबसे ज्यादा पावरफुल रेस बन जाएगी, डेवल रेस। इस वजह से ना वो ना उनमें फिर ना जो एक डेवल एम्परर है जिसके पास ना वो वाला मैनुअल का पार्ट था, उसको ना धोखे फिर अपने पास बुलवाता है। कहते और उसी वक्त ना उसके ऊपर ना धोखे फिर अटैक कर देता उस मैनुअल को लेने के लिए। कहते कि मगर जैसे ये बात ना हीरोटिक गॉड को पता चलती है, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस वक्त ना जो हीरोटिक गॉड था उसका नाम ना क्रिएशन गॉड था, और उसको सब लोग ना क्रिएशन गॉड कह के बुलाते थे। कहते कि इसके बाद ना जो क्रिएशन गॉड होता है वो ना अपनी रेफ से ना फाइट ले लेता है, यानी उसकी जो रेफ होती है वो ना गॉड रेफ होती है। कहते उससे ही फाइट ले लेता है पकड़ के, और जो हेवन पनिशमेंट एम्पर होता है उसके साथ ना एक वॉर स्टार्ट कर देता है। वॉर नहीं, असल में ना खुद ही जाके फाइट करता है। कहता है और उनकी जो फाइट होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चलती है, और ये जो फाइट होती है वो ना कई दिनों तक चलती रहती है। कहते हैं कि मगर ये जो फाइट है ना, इसका जो रिजल्ट है वो किसी को भी नहीं पता कि रिजल्ट हुआ क्या था आखिरकार। इन दोनों की जो फाइट होती है उनमें से कौन जीतता है, क्योंकि जो हेवन पनिशमेंट एम्पर है वो भी ना जो पावरफुल 4 गॉड्स है ना उनमें से एक ही है, और जो ना खुद क्रिएशन गॉड है वो भी 4 पावरफुल गॉड्स में से एक ही है। इस वजह से ना इनकी फाइट का जो रिजल्ट है वो किसी को भी नहीं पता चलता, और ना ही कोई बताता है। यहाँ तक कि जो हेवन पनिशमेंट एम्पर है वो भी फाइट का रिजल्ट नहीं बताता। कहते कि और इसके बाद ना इनकी जैसे ही फाइट खत्म होती है, तब ना जो हीरोटिक गॉड होता है वो ना वहां से चला जाता है, और अपना जो नाम होता है वो ना क्रिएशन गॉड से बदल के हीरोटिक गॉड रख लेता है। कहते हैं कि इसके बाद फिर जो हीरोटिक गॉड होता है वो एक अनाउंस भी कर देता है कि आज फिर ना कोई भी ना उसको क्रिएशन गॉड नहीं बुलाएगा, और आज फिर ना वो ना हीरोटिक गॉड है, और सब उसको इसी नाम से ही बुलाएंगे। कहते हैं कि ये बात किसी को भी समझ नहीं है, हीरोटिक गॉड ने ना अपनी गॉड रेफ का नाम बदल के क्रिएशन गॉड पे ना हीरोटिक गॉड क्यों रख लिया है, और अपनी रेफ से मुंह मोड़ लिया बिल्कुल। कहते और ये सब कुछ ना उसने ना एक डेवल एम्पर की खातिर किया था। तो दोस्तों अब आप लोग समझ जाओ यहाँ पर आखिरकार मामला क्या चाह रहा है। जो हीरोटिक गॉड है असल में ना वो जो डेवल एम्पर है ना वो और कोई नहीं बल्कि हीरोटिक गॉड की वाइफ ही थी। लेकिन इसके अलावा ना वो जो कमीना हेवन पनिशमेंट एम्परर होता है वो ना फिर वो मैनुअल लेने के लिए ना हीरोटिक गॉड की वाइफ पे अटैक नहीं करता, बल्कि इसके पीछे ना उसका अपना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा और कमीने वाला मकसद था, क्योंकि वो ना हीरोटिक गॉड और ना जो डेवल एम्परर है ना उसका रिलेशनशिप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ना गॉड रेफ और ना जो डेवल रेफ है वो कभी आपस में मिले, क्योंकि वो ना डेवल रेफ को ना बहुत ही ज्यादा गंदा समझता था और गिरी रेफ समझता था। मगर जो हीरोटिक गॉड है वो ऐसा नहीं सोचता था। कहते कि इसके बाद जब हीरोटिक गॉड ना अपना टाइटल बदल देता है और वहां से चला जाता है, तब जो डेवल रेफ होती है वो ना गॉड रेफ पे अटैक कर देती है, क्योंकि जिस चीज ने ना डेवल रेफ को ना गॉड रेफ पे अटैक करने से रोका हुआ था वो असल में ना खुद क्रिएशन गॉड ही था। हीरोटिक गॉड के डर की वजह से ये लोग ना कभी भी ना गॉड रेफ पे अटैक नहीं करते थे। इसके बाद ना जो ना खुद हेवन पनिशमेंट एम्पर होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। हीरोटिक गॉड के बाद ना सेकंड नंबर पे वो सबसे ज्यादा पावरफुल है गॉड रेफ में। कहते हैं कि मगर उस फाइट के बाद ना जो हेवन पनिशमेंट एम्पर है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गया था, और वो फाइट करने के काबिल भी नहीं था। इस तरह से जो डेवल रेफ थी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। इस तरह से जो पूरी की पूरी डेवल रेफ होती है वो ना गॉड रेफ पे अटैक कर देती है पकड़ के, और ये जो फाइट होती है बहुत ही ज्यादा खतरनाक चलती है, क्योंकि जो गॉड रेफ थी उसकी तरफ से जो 2 बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड्स थे वो ना फाइट के अंदर नहीं थे, और जो डेवल रेफ थी उसके अंदर फिर जो 3 डेवल एम्पर थे वो भी फाइट के अंदर थे, क्योंकि एक जो डेवल एम्पर है उसको तो हेवन पनिशमेंट एम्पर ने ना धोखे से पकड़ के हरा दिया था, जो हीरोटिक गॉड की वाइफ भी है। मगर अब भी ना जो डेवल है उनके पास ना 3 डेवल गॉड एम्पर बच जाते हैं। वैसे आप लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे कि ना ये सिर्फ 8 गॉड्स ही है जो सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड्स है, और यही गॉड बने हैं। वैसे मैंने आप लोगों को ये कहा था कि ये जो 8 गॉड है ना इनको ना क्रिएशन गॉड ने खुद क्रिएट किया, एनफिफ्टर क्रिएशन गॉड ने इनको खुद क्रिएट करके अपनी मेमोरी का थोड़ा सा पार्ट डाला इनमें। बाकी गॉड्स के साथ में उसने ऐसा नहीं किया, यानी उनके अंदर ना अपनी मेमोरी का थोड़ा सा पार्ट नहीं डाला। मगर ये जो
8 गोल्ड है ना इनके अंदर डाला है। वैसे और भी कई सारे गोल्ड है, जैसे फोनिफ गोल्ड हो गया, ड्रैगन गोल्ड हो गया, गोल्डन क्रो गोल्ड हो गया। ये सब लोग ना जो गोल्ड रेफ है ना उसकी तरफ थे। इसके अलावा ना जो डेवल गोल्ड रेफ है उनकी तरफ भी और भी कई सारे गोल्ड्स थे, इन 4 गोल्ड्स के अलावा भी। इस वजह से ना वो वाला पूरा आर्क है ना उसको ना गोल्ड आर्क कहा जाता था। बस ये जो 8 गोल्ड्स है ना इनको ना एनफिफ्टर क्रिएशन गोल्ड ना खुद क्रिएट करती है और इनके अंदर अपनी मेमोरी का थोड़ा सा पार्ट भी डालती है, यहाँ तक कि अपनी थोड़ी सी पावर भी इनमें डालती है। बाकी के जो गोल्ड्स होते हैं वो भी गोल्ड्स ही होते हैं और उनके पास भी गोल्ड्स पावर होती है। इस टाइम में जो प्राइमर क्योफ है वो ना बाकी के जो नॉर्मल गोल्ड्स है उनके लेवल तक भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो गोल्ड रेस है वो पूरे तरीके से खत्म हो गई, यानी गोल्ड आर्क पूरे तरीके से खत्म हो गया है और अब गोल्ड बनने की पावर किसी के अंदर भी नहीं है। बाकी लोग बहुत ही पावरफुल हो सकते हैं मगर गोल्ड लेवल पर नहीं जा सकते, और जो गोल्ड लेवल और जो नॉर्मल लेवल है उनके बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ तक कि इस टाइम ना जो प्राइमर क्योफ में ना जो ड्रैगन एम्परर सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मगर फिर भी ना उसको ना जो ह्यूमन है उसकी कैटेगरी में रखा जाता है, गोल्ड की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, क्योंकि गोल्ड लेवल एक अलग लेवल पे चला जाता है। फिर वैसे मैं आप लोग को एक और बात भी बता दूं, ये जो बाकी के जो गोल्ड है ना इनकी जो इनहेरिटेंस है वो लोग आम लोग ले सकते हैं, जैसे कि यूनिची के पास फोनिफ गोल्ड की भी इनहेरिटेंस है, गोल्डन क्रो गोल्ड की भी इनहेरिटेंस है, इसके अलावा ड्रैगन गोल्ड की भी इनहेरिटेंस है, और जो जैस्मीन है उसके पास ना फ्लोटर स्टार गोल्ड की इनहेरिटेंस है। ये सारे जितने भी जो गोल्ड है ना ये ना गोल्ड लेवल पे हुआ करते थे, लेकिन ये फिर भी ना एक आम गोल्ड हुआ करते थे। इनका जो पावर लेवल है ना वो ना जो 8 पावरफुल गोल्ड है ना उनके सामने कुछ भी नहीं है। इनका जो पावर लेवल अभी बच्चा है, यहाँ तक कि गोल्डन क्रो गोल्ड भी हो गई, अगर ये अपने फुल पावर में है तब भी वो जो 8 गोल्ड है ना उनके सामने कुछ भी नहीं है इसका पावर लेवल। यहाँ तक कि उन 8 गोल्ड में जो सबसे ज्यादा वीक है उनके सामने भी इनका पावर लेवल कुछ भी नहीं है। इस वजह से ना इनको ना एक तरीके से हम लोग नॉर्मल गोल्ड कहते हैं, और बाकी जो 8 गोल्ड है उनको ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोड्स कहते हैं हम लोग, यानी वो ना पूरे के पूरी जो गोल्ड रेफ है ना उनके ऊपर रूल करते हैं। और फिर यूनिची कहता है इसका मतलब है जो फिर हेवन पनिशमेंट एम्परर है उसके पास ना वो जो बुक है उसके 2 पार्ट आ गए हैं। ये सुन के ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहते हैं कि नहीं, वो जो दोनों के दोनों पार्ट होते हैं वो भी गुम हो जाते हैं, यानी इस टाइम ना वो जो तीनों के तीनों पार्ट है वो बिल्कुल मिसिंग हो गए हैं और किसी को भी नहीं पता कि वो तीनों के तीनों पार्ट आखिरकार गए कहाँ है। और फिर उस वक्त ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहती है कि मैं गोड हूँ, और इसी वजह से ना मुझे ना हिरोटिक गोल्ड का थोड़ा बहुत पास्ट के बारे में पता है, यानी जो पास्ट में ना उसके साथ जो कुछ भी होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है। कहती कि लेकिन ऊपर जो गोल्ड रिलम है उसके अंदर भी किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि पूरे प्राइमर के ऑफ में किसी को भी उसके पास्ट के बारे में नहीं पता होगा। हो सकता है बहुत ही ज़्यादा पुराने मैनुअल हो या उधर के ना जो प्राइमर के ऑफ की इस टाइम जो एम्पर है उनको पता हो। कहते कि मगर आम लोगों को ना इस बारे में नहीं पता होता। कहते कि और मैं जब गोल्ड रेस में जिंदा थी ना तब जाके मुझे सब कुछ पता था। और फिर ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहती है कि मगर ये सब कुछ तो ऊपर ऊपर से हम लोग को पता है ना, हम लोग को अंदर की बातें कुछ भी नहीं पता, जो बातें ना हिरोटिक गोल्ड को खुद पता है। कहते यहाँ तक कि हम लोगों को तो हिरोटिक गोल्ड के डार्कनेस फीड के बारे में भी नहीं पता। और दोस्तों हाँ, एक और मैं बात आप लोग को बता दूं, हिरोटिक गोल्ड की जो वाइफ है ना जो डेवल एम्प्रेस है उसके बारे में इन लोगों को नहीं पता। इन लोगों को यही पता है कि फिर अपना हिरोटिक गोल्ड ने ना जो ना हेवन पनिशमेंट एम्पर है उसके बाद ना फाइट की थी। अब ये इनको वजह भी नहीं पता कि आखिरकार किस वजह से की थी। ये बात तो मैंने आप लोग खुद ही बता दें, क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि यार सस्पेंस ना रखा करो, बता दिया करो। इस वजह से मैंने आप लोगों को ना जल्दी जल्दी से बता दिया है, मगर अब भी ऐसी कई सारी बातें जो मैंने आप लोग को नहीं बताई और वो आगे जाके ना मैं आप लोगों को स्टोरी के हिसाब से बताता रहूँगा। और फिर उसी ना जो यूनिची होता है वो कहता है कि इसके अलावा ना मुझे आपसे एक और सवाल भी पूछना है। कहता है कि मैं गोल्ड रिलम के अंदर किस तरीके से जाऊँ। अब ये सुन के ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहती है क्या तुम गोल्ड रिलम में जाना चाहते हो। और फिर ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहती है कि ऐसा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कहते यहाँ तक कि डिवाइन प्रोफाउंड लेवल के बगैर तो तुम ना अपनी दुनिया से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। कहते क्योंकि इस दुनिया के बाहर ना बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, और जो डिवाइन प्रोफाउंड लेवल है उसके अंदर इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो ना तुम्हें इस दुनिया से बाहर लेकर जा सकता है, और इस टाइम ना तुम्हारा लेवल उस पर नहीं है। तो मुझे लगता है कि तुम ना इस दुनिया को क्रॉस भी कर सकते हो। जैसे ही तुम्हारे पास डिवाइन प्रोफाउंड लेवल पे चले जाओगे ना तुम्हारे पास ना इतनी पावर आ जाएगी कि तुम ना यूनिवर्स में भी घूम पाओगे। कहती कि मगर फिर भी ना तुम्हारे आगे ना एक और इशू आ जाएगा कि तुम्हारे पास स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम होगी, और ना तुम ना पूरे यूनिवर्स में इतनी ज़्यादा तेज़ी से नहीं घूम पाओगे। कहते चाहे तुम्हारे पास लाइट की स्पीड भी हो तब भी तुम नहीं घूम पाओगे। कहती है प्राइमर के ऑफ में तो अभी भी सफर करना बहुत ही ज़्यादा दूर की बात है, क्योंकि वो इस यूनिवर्स से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। और फिर उसी ना जो ना गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहती है कि तुम लोग ना डिवाइन प्रोफाउंड लेवल कुछ ज़्यादा ही तोप समझते हो। गोल्ड रिलम इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर वहाँ पे तुम ये लेवल लेकर जाओगे ना तो तुम किसी छोटे मोटे क्लैन के अंदर फिर झाड़ू ही मारते फिरोगे। और फिर उसी ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो कहती है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम ना अपनी मास्टर जैस्मीन से मिलने के लिए ऊपर जा रहे हो। ये सुन के जो यूनिची होता है वो हाँ कर देता है। और फिर गोल्डन क्रो गोल्ड कहती है वैसे तो मुझे कोई स्पेशल मेथड नहीं पता कि ना किस तरीके से तुम्हें ना गोल्ड रिलम में लेकर जाया जा सकता है। कहती कि मगर एक बात याद रखना, अगर
तुम अपनी मास्टर जैस्मीन से मिलना चाहते हो तो तुम्हें ना 5 साल के अंदर अंदर उससे मिलना होगा, वरना उसके बाद तुम उससे कभी भी नहीं मिल पाओगे। अब ये सुन के ना युनची कहता है कि मुझे बताओ जैस्मीन के साथ आखिर का हुआ क्या है और उसके बाद वहाँ पे क्या हो रहा है। और उससे एक ना जो ना गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो ना वहाँ से गायब होने लग जाती है। और फिर वो कहते हैं अब मेरा दिमाग ना खराब करा, मैं थक गई और मैं सोने जा रही हूँ। और उससे एक ना जो गोल्डन क्रो गोल्ड होती है वो ना वहाँ से गायब होते हुए कहते जब तुम उससे मिलोगे ना वो तुम्हें खुद ही बता देगी। और उससे एक ना गोल्डन क्रो गोल्ड वहाँ से पूरे तरीके से गायब हो जाती है। तो दोस्तों यहीं पे ना हमारा ये वाला पार्ट होता है वो ना खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोग ने इसका प्रूफ भी चाहते हो तो आप लोगों को ना नॉवल के अंदर ही मिल जाएगा इसका प्रूफ, जो भी मैंने आज आप लोगों को बताया है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को ना नॉवल का चैप्टर ही बता सकता हूँ 922 प्लस आप लोग देखना, बल्कि 920 प्लस देखना, क्योंकि आप लोगों को ना शुरू से ही देखो फिर समझ जाएगी। इसके अलावा 1920 पे भी आप लोग जाके देख सकते हो। 1920 पे तो आप लोग को बहुत ही ज़्यादा पक्की वाली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग को नॉवल के अंदर भी देखने को मिल जाएंगी। और एक और बात बता दो, अभी तो मैंने आप लोग को बहुत ही ज़्यादा दबा के इन्फॉर्मेशन बताई है, यानी बहुत कुछ छुपाया भी है बीच में। अगर आप लोग नॉवल पढ़ोगे ना तब आप लोग को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और छुपाया मैंने इसलिए है क्योंकि बहुत से लोग कहेंगे कि यार तो कुछ ज़्यादा ही इसकी तारीफ कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह मैंने आप लोग को ना थोड़ा बहुत दबा के बताया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहो ना नॉवल के अंदर भी इसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी इसको लाइक कर दो। और अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे ना, उसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके उसके पिछले पार्ट भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से बिल्कुल एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखना।